हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो कंट्रोलर का लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे और इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम या यूँ कह लो आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर जो है उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक बातें बता देते हैं, है ना। अगर जिन स्टूडेंट्स ने माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी छोटे से बेसिक बातें बताते हैं। शॉर्ट में बात करेंगे, कारण ये है कि नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाता। और मैं बता दूं, ये माइक्रो कंट्रोलर ब्लॉक डायग्राम काफ़ी बड़ा टॉपिक रहता, ये एक लेक्चर में कवर नहीं होता, है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर के ब्लॉक डायग्राम से पहले, है ना, बस थोड़ा सा बता देते हैं बस किसे कहते हैं, है ना। कि बस किसे कहते हैं, देखो कि बस क्या होता कि ग्रुप ऑफ वायर्स को बस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वायर्स के समूह को बस कहते हैं। जैसे मान लिया 4 वायर का ग्रुप है तो ये 4 वायर बस, ठीक है। या 8 वायर का ग्रुप होगा तो 8 वायर बस, ठीक है। ये क्या करती है बस जो होती है बाइनरी बिट्स या बाइनरी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, ठीक है। इसलिए बस कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, बसेस के प्रकार अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ बसेस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो बस जो होती है 3 टाइप की होती है। एक होती है डाटा बस, ये हम पढ़ चुके हैं पहले प्रोसेसर में। एक होती है एड्रेस बस, शॉर्ट में बात करेंगे। एक होती है कंट्रोल बस। तो ये होती क्या है दरअसल, कि जैसे ये आपका माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में हमने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर शॉर्ट में म्यूपी लिख सकते हैं या माइक्रो कंट्रोलर, है ना। ये सभी जो है ये करते क्या है, ये एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। हर प्रोसेसर, हर माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है ये एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है ना। और वो प्रोग्राम कहाँ लिखा जाता है, मेमोरी में, है ना। प्रोग्राम कहाँ लिखा जाता है, वो मेमोरी में। तो एक मेमोरी में लिखे हुए एक प्रोग्राम को ये एग्जीक्यूट करते हैं दोनों। बस थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि भाई जो माइक्रो प्रोसेसर की अपेक्षा माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस रहता है कि माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर की अपेक्षा डिफरेंस ये रहता है कि इसमें मेमोरी अंदर ही भी हो सकती है, बाहर भी लगा सकते हैं लेकिन अंदर भी हो सकती है ऑन चिप। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर में पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, टाइमर, ये सब अंदर डिजाइन हो सकते हैं। एडीसी, डीएसी अंदर हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बाकी दोनों ही चिप का काम होता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर होता, तो इसी वजह से दोनों चिप्स का काम क्या रहता, एक मेमोरी में स्टोर्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, है ना। दूसरी बात कि प्रोग्राम जो होता वो होता क्या है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का सेट होता। और इंस्ट्रक्शंस के रूप में क्या होते हैं, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन लिखे रहते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, या कह लो उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके बहुत से अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ये दरअसल सबसे पहले करते क्या है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रोग्राम में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को, या माइक्रो कंट्रोलर भी मेमोरी में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को फैच करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फैच का मतलब लेना। मेमोरी से जब इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाता, लिया जाता, तो उसे फैच कहते हैं। तो एक वर्ड याद रखना, फैच का मतलब होता मेमोरी से इंस्ट्रक्शन के कोड को रीड करना, उसे फैच कहते हैं। तो सबसे पहले फैच ऑपरेशन होता है, ठीक है। फैच ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ता, पहले सबसे पहले उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भेजना पड़ता है ना। तो ये एड्रेस बस है, जैसे एड्रेस बस से सबसे पहले उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस भेजा जाता है, जिसके थ्रू जिस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर द्वारा फैच किया जाता। फैच करने के बाद फिर एग्जीक्यूट ऑपरेशन होता।
एग्जीक्यूट का मतलब होता परफॉर्म करना उस इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले फैच ऑपरेशन होगा, पहले रीड किया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा इंस्ट्रक्शन को, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले फैच ऑपरेशन के लिए पहले प्रोसेसर एड्रेस सेंड करती है ना। इसके अलावा कंट्रोल बस के द्वारा कुछ कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, जैसे कि मान लिया एड्रेस भेजा गया तो फिर ये भी बताना पड़ता है कि इस एड्रेस से डाटा रीड होगा कि राइट होगा। तो रीड और राइट जैसे सिग्नल जो है, जो जिस बस के थ्रू जाते हैं रीड और राइट टाइप के सिग्नल, वो कहलाती कंट्रोल बस, ठीक है। तो सबसे पहले एड्रेस भेजा जाता, फिर ये कंट्रोल सिग्नल भेजे जाते हैं और फिर डाटा बस के द्वारा डाटा रीड कर लिया जाता है ना, या डाटा बस के द्वारा ही डाटा राइट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था, जो डाटा बस होती है वो हमेशा बाई डायरेक्शन होती है। डाटा बस कैसी होती है? बाई डायरेक्शन, ठीक है। क्यों? डाटा बहुत बार प्रोसेसर मेमोरी से रीड भी करता और राइट भी करता, भेजता भी, इसलिए बाई डायरेक्शन होती है। एड्रेस बस हमेशा यूनि डायरेक्शन होती है। कैसी होती है? यूनि डायरेक्शन। क्यों? एड्रेस हमेशा प्रोसेसर द्वारा ही सेंड किया जाता मेमोरी पर, ठीक है, इसलिए यूनि डायरेक्शन होती है। जो कंट्रोल बस होती है उसमें कुछ सिग्नल्स अंदर की तरफ भी हो सकते हैं, कुछ सिग्नल बाहर की तरफ भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए कोई डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं, है ना। तो ये इसमें कुछ सिग्नल अंदर की तरफ भी होते हैं, बहुत बार बाहर की तरफ भी होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप की बस आपको पता होनी चाहिए, है ना। एड्रेस का काम है एड्रेस सेंड करना, क्योंकि एड्रेस पर स्टोर रहती है सारी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है, और डाटा बस का काम होता है डाटा को रीड करना या राइट करना, ठीक है। डाटा बस हमेशा बाई डायरेक्शन होती है, एड्रेस बस हमेशा यूनि डायरेक्शन होती है, क्योंकि हमेशा माइक्रो प्रोसेसर द्वारा मेमोरी पर एड्रेस सेंड किया जाता है, ऑलवेज, ठीक है। कभी भी मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एड्रेस नहीं आता, है ना। कंट्रोल बस में कुछ सिग्नल अंदर की तरफ होते हैं, कुछ सिग्नल बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो जैसे कि हमने बताया था, हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम टॉपिक है हमारा, ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं इसको, ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, या फिर हम इसको आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया था कि जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उनमें पहली बात जो आपको याद रखनी कि माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं इनमें हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज किया था। हार्वर्ड आर्किटेक्चर का मतलब बताया था हमने, हार्वर्ड आर्किटेक्चर का मतलब हमने बताया था क्या होता हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जिसमें डाटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी सेपरेट होती है, अलग अलग डाटा के लिए और कोड के लिए सेपरेट मेमोरी यूज की जाती है, ठीक है। दूसरी बात बताया था, वैसे तो माइक्रो कंट्रोलर में चलता है ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन सेट रिस्क, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, लेकिन इस 8051 माइक्रो कंट्रोलर में रिस्क नहीं यूज किया था, बल्कि इसमें सिस्क आर्किटेक्चर है, ठीक है। वैसे माइक्रो कंट्रोलर के सुटेबल होता रिस्क, लेकिन इसमें रिस्क नहीं होता, इसमें सिस्क आर्किटेक्चर यूज किया था ना, सिस्क इंस्ट्रक्शन सेट यूज किया था, यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जरा इसका ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखें कैसे बनता है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं भाई, इसका ब्लॉक डायग्राम थोड़ा सा हम टुकड़ों में बना लेते हैं, इकट्ठा ना बना के, है ना, कुछ पार्ट में बना लेते हैं, कोशिश ये करते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता कि सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर में एक हम दिखाते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। खास बात यह 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है। कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है? 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बिट बाइनरी डाटा पर ही
ऑपरेशन करता है ना। कितने बिट के डाटा पर? 8 बिट, है ना, 8 बिट डाटा पर ही ऑपरेशन करता। तो जो ALU होता अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी इसका कितने बिट का होता है? 8 बिट का, है ना, क्योंकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, इसलिए इसका ALU भी कितने बिट का होता? 8 बिट का, है ना। ALU होता क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कि जैसे हमने बताया था कि भाई जो माइक्रो कंट्रोलर है, जब वो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है। जब 8051 माइक्रो कंट्रोलर जैसे हमारा ये जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है, आईसी चिप जो होती है, तो उस प्रोग्राम में बहुत सी इंस्ट्रक्शंस होती है और उन इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंट अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। तो उन अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ALU में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, यानी कि ये एक लॉजिक सर्किट्स का ग्रुप होता है, और वो लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं वो डिफरेंट अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो ALU के बारे में तो आपको पता चला। ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एक लॉजिकल सर्किट्स का ग्रुप होता है। लॉजिकल सर्किट का मतलब गेट्स से, लॉजिक गेट्स से बने हुए सर्किट हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी डिजाइन किए गए और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए गए। ठीक है, दूसरी बात, ये जो ALU होता इसमें इसके 2 रजिस्टर होते हैं। एक होता है इसका रजिस्टर A, एक कौन सा रजिस्टर है? A, जो कि 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 8 बिट का। और एक होता है इसका रजिस्टर B। इसके 2 रजिस्टर होते हैं, जैसे कि ये रजिस्टर A रजिस्टर B दोनों कितने कितने बिट के? 8 बिट के, क्योंकि 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ये दरअसल क्या करते हैं, इनका काम क्या रहता है रजिस्टर A और B का? रजिस्टर A को हम एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर 8085 में आपने पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में सिर्फ एक ही रजिस्टर होता है ALU का, वो होता है एक्यूमुलेटर, जो कि 8 बिट डाटा भी स्टोर करता प्लस रिजल्ट भी स्टोर करता। लेकिन ALU जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें 2 रजिस्टर होते हैं ALU के, एक होता रजिस्टर A, एक होता रजिस्टर B, है ना। 2 रजिस्टर होते हैं ALU के, है ना, एक रजिस्टर A, एक रजिस्टर B, है ना। क्यों ये 2 रजिस्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि दरअसल जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म भी करता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन जब ऑपरेशन करते हैं तो 2 8 बिट डाटा का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 8 बिट नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट 16 बिट का आता है। कितने बिट का आता है? 16 बिट का। तो 16 बिट का जो रिजल्ट आएगा वो एक रजिस्टर में स्टोर नहीं हो सकता। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि 2 रजिस्टर में मिलकर डाटा स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो डिवीजन करते हैं हम तो डिवीजन जब हम करते हैं 2 8 बिट डाटा का हम डिवीजन करते हैं तो क्या होता, 8 बिट डाटा का जब हम डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट फिर 16 बिट का आता है ना। कितने बिट का आता? 16 बिट का। क्यों भाई? हम जानते हैं जब 2 8 बिट डाटा को डिवीजन करेंगे तो एक तो रिजल्ट आता क्वोशिएंट, है ना, यानी कि जिसे कहते हैं भागफल। एक होता रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल। तो 2 रिजल्ट आते हैं 8 बिट के, एक रिमाइंडर एक क्वोशिएंट। तो इसी वजह से इसमें भी रिजल्ट कितने बिट का आता? 16 बिट का, है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं 2 8 बिट डाटा का तो रिजल्ट हमेशा 8 बिट आता। तो फिर तो अगर हम एडिशन करते हैं 8 बिट का, 8 बिट के डाटा का एडिशन करते हैं अगर हम, तो रिजल्ट 8 बिट ही आता, है ना। वो बात अलग है, कैरी आ सकता, है ना। और अगर हम आपका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी रिजल्ट कितने बिट का आता है? अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी 8 बिट का आता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिजल्ट 16 बिट का आता है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो रिजल्ट होता वो केवल A में स्टोर होता, जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशन में रिजल्ट A और B दोनों मिलकर स्टोर करते हैं, है ना। तो ये ALU के 2 रजिस्टर होते हैं जिनमें रिजल्ट स्टोर किया जाता है ना। डाटा भी स्टोर होता है शुरुआत में और रिजल्ट भी स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ALU के साथ, ALU में जब रिजल्ट आता कोई भी तो उसके अकॉर्डिंग उस रिजल्ट का स्टेटस बताने के लिए इसमें एक PSW भी होता है।
यानी कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये भी 8 बिट का होता है इसमें, तो ना। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो है वो क्या होता है, एक तरह से ये फ्लैग रजिस्टर को ही कहते हैं। PSW किसको कहते हैं? PSW जो है, जैसे आपने 8085 में पढ़ा था फ्लैग रजिस्टर, तो फ्लैग रजिस्टर को ही हम इसमें PSW कहा गया है ना। तो फ्लैग रजिस्टर को ही हम PSW इसमें बोलते हैं, है ना। तो फ्लैग रजिस्टर या PSW क्या करता, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के ALU में जो रिजल्ट आता उसका स्टेटस बताता कि रिजल्ट किस प्रकार का, जैसे उसमें कोई कैरी है कि नहीं, है ना, इस तरह का, है ना, कि उसमें कोई कैरी है कि नहीं, है ना, रिजल्ट ओवरफ्लो तो नहीं होता, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस बताता है ना रिजल्ट में। और PSW का जो डाटा होता है ना, वो हर अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन के बाद चेंज होता रहता, यानी कि ये मॉडिफाई होता रहता है इसका डाटा रिजल्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो PSW जो है वो बार बार चेंज होता रहता, ठीक है। PSW टॉपिक हम अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आर्किटेक्चर या ब्लॉक डायग्राम काफ़ी लंबा टॉपिक होता, तो इसलिए PSW को हम अलग से अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे, है ना। तो अभी फिलहाल आप जो है इतना ध्यान रखेंगे, इसका हम स्पेशल लेक्चर लेंगे अलग अगला, कि PSW जो होता, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो होता, वो आपका 8 बिट का है इसमें, और ये रिजल्ट का स्टेटस बताता, और ये हर अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन के बाद मॉडिफाई होता रहता, चेंज होता रहता, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो है आपका 128 बाइट की रैम होती है। क्या होती है? 128 बाइट की रैम, ऑन चिप रैम, 128 बाइट की इंटरनल रैम भी बोल सकते हैं आप इसमें, इंटरनल रैम, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऑन चिप रैम, है ना, ऑन चिप रैम होती, ठीक है। देखिए आपको मैं बता दूं, इतने कम बाइट की रैम क्यों यूज़ की जाती है इसमें। इंटरनल रैम है, हम कहते हैं फैसिलिटी है इसमें कि अंदर ही इसमें डाटा स्टोर हो जाता है, लेकिन इतनी छोटी रैम क्यों बनाई गई, ठीक है। कारण ये बताया था मैंने, जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं ये स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि भाई रिमोट में, है ना, जो सेट ऑफ बॉक्स होता है उसका रिमोट में, या आपका जो है माइक्रोवेव ओवन में है, या फिर आपका वॉशिंग मशीन में, इस तरह के कामों के लिए माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जाता। और हम जानते हैं कि उन माइक्रो कंट्रोलर जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। वहाँ बहुत कम डाटा स्टोर किया जाता है ना, डाटा कम रहता। जैसे हम बात करें माइक्रोवेव ओवन में, हमने एक टेम्परेचर स्टोर कर दिया कि भाई इतना टेम्परेचर रखना, है ना, तो वो टेम्परेचर जो है 1 बाइट का टेम्परेचर हो जाता है स्टोर, है ना, 1 बाइट का होता है वो सिर्फ ओनली, है ना। इसके अलावा आपने जो है आपने टाइमर की वैल्यूज से स्टोर कर दी कि भाई इतनी देर के लिए टाइमर, जो आपके कपड़े वॉशिंग होने, है ना, इस तरह का टाइम आपने स्टोर कर दिया, तो बहुत ही कम डाटा होता, इसी वजह से 128 बाइट रैम भी सफिशेंट होती है ना। तो देखिए इसमें जो है 128 बाइट की रैम होती है। इंटरनल रैम जो है वो कितने बाइट की है इसमें? 128 बाइट की। तो देखिए जरा वो किस तरह से 128 बाइट की रैम, वो भी देख लेते हैं। तो ये आपकी ऑन चिप रैम जो है इसमें, वो है आपकी 128 बाइट की। एक 128 बाइट्स रैम, इंटरनल रैम, 128 बाइट की इंटरनल रैम है अंदर जो है। बाहर तो हम इसमें 64 किलोबाइट की रैम जोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर जो है इसमें वो 128 बाइट की इंटरनल रैम होती है सिर्फ, ठीक है, ऑन चिप जो होती है ना। तो 128 बाइट किस तरह से बटे हुए ये भी बता देते हैं जरा थोड़ा सा। सबसे पहले वैसे ये मेमोरी का टॉपिक हम दोबारा से आगे टॉपिक अलग से लेंगे, क्योंकि इसमें अभी टॉपिक्स भी आएंगे स्पेशल, तो ये स्पेशल टॉपिक लेंगे हम।
रैम का, है ना, इसके बारे में, इसकी रैम, लेकिन अभी फ़िलहाल शॉर्ट में बात करते हैं। तो इसमें 128 बाइट की रैम में हमने पहले भी बताया था कि 4 तो रजिस्टर बैंक होते हैं। क्या होते हैं? 4 रजिस्टर बैंक। जैसे रजिस्टर बैंक 0, है ना, पहला होता क्या? रजिस्टर बैंक 0। रजिस्टर बैंक 0 जिसमें 8 रजिस्टर्स का ग्रुप होता है, R0 से R7, और हर रजिस्टर 8 बिट होता है। फिर इसके बाद इसमें दूसरा रजिस्टर बैंक होता है, इसमें 1, इसमें भी 8 रजिस्टर होते हैं, R0 से R7, हर रजिस्टर 8 बिट का होता है ना। इसके अलावा फिर ये तीसरा बैंक, रजिस्टर बैंक 2, R0 से R7, फिर ये रजिस्टर बैंक 3, रजिस्टर बैंक 3, R0 से R7, 8 रजिस्टर। देखिए बैंक हम जानते किसे कहते हैं? जहां ग्रुप में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम बैंक कहते हैं। जैसे हम ब्लड बैंक कहते हैं, है ना, मनी बैंक कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी रजिस्टर्स का ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको बैंक कहते हैं। तो जैसे रजिस्टर बैंक 0 में R0 से R7 तक 8 रजिस्टर्स का ग्रुप होता है, रजिस्टर बैंक 1 में भी R0 से R7 तक 8 रजिस्टर ग्रुप होता। तो इस तरह से कुल मिला के 8 8 8 8 8 8 जो है 32 रजिस्टर्स होते हैं, और हर रजिस्टर 1 बाइट का होता है, यानी कि 1 बाइट मीन्स 8 बिट रजिस्टर होता है हर एक इनमें से। तो इसी वजह से कुल मिलाकर अगर हम देखें 32 बाइट्स हमारी रजिस्टर बैंक में कवर हो जाती है। कितनी बाइट? 32 बाइट्स रजिस्टर बैंक में कवर हो जाती है। फिर इसके बाद इसमें 16 बाइट जो है, 16 बाइट रैम जो है वो कैसी है? वो बिट एड्रेसेबल होती है। कैसी एड्रेसेबल है? बिट एड्रेसेबल। बिट एड्रेसेबल का मतलब इसके सिंगल बिट को भी एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो 16 बाइट होती है इसमें, वो कैसी होती है? बिट एड्रेसेबल, है ना। हम बिट को भी एड्रेस कर सकते हैं, बाइट को भी एड्रेस कर सकते हैं, वैसे बिट एड्रेसेबल रैम बोलते हैं। बाकी ये बिट ऑब्लिक बाइट एड्रेसेबल होती है, यानी कि इसकी बिट को भी एड्रेस किया जा सकता है, यानी कि सिंगल बिट को भी एड्रेस किया जा सकता है, या बाइट को भी एड्रेस किया जा सकता है। बिट ऑब्लिक बाइट एड्रेसेबल। और 80 बाइट इसमें जनरल पर्पज रैम होती है। 80 बाइट कैसी होती है इसमें? जनरल पर्पज रैम। जनरल पर्पज रैम। तो आप समझ गए होंगे। पहली बात आपको याद हुई होगी कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है इसमें 128 बाइट की इंटरनल रैम होती है। वो किस तरह से डिवाइडेड है 128 बाइट की रैम? कि उसमें 4 रजिस्टर बैंक है, तो ना 4 रजिस्टर बैंक है, रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3। हर रजिस्टर में 8-8 रजिस्टर्स का ग्रुप है और हर रजिस्टर 8 बिट का है, यानी कि 32 बाइट इसमें कवर हो जाती है हमारी। इसके अलावा इसमें 16 बाइट रैम ऐसी है जो कि बिट को भी एड्रेस किया जा सकता है, उसके बिट को भी चेंज किया जा सकता है, और बाइट को भी, है ना, पूरी बाइट को भी, यानी कि 8 बिट को भी। इसके अलावा 80 बाइट इसमें जनरल पर्पज रैम होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें आपकी इस तरह से 128 बाइट रैम कवर होती है, ठीक है। क्यों? 80 और 60, 16, 96 और 32, 128 बाइट, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है इसमें एक 4 किलोबाइट की रोम भी होती है, इंटरनल रोम। कितने की? 4 किलोबाइट की। 4 किलोबाइट की रोम होती है ना। अब फिर वही बात है, आप कहेंगे भाई इतनी छोटी रोम है, इतनी छोटी रोम क्यों है भाई, है ना।
कि भाई 4 किलोबाइट की रोम इसलिए इसमें सफिशिएंट है। आप आजकल देखते हैं डाटा तो 4 किलोबाइट तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन फिर इतनी कम बाइट की रोम क्यों बनाएगी इसमें, है ना। जबकि आजकल मैं बता दूं प्रैक्टिकली 8051 माइक्रो कंट्रोलर का वैसे यूज़ किया जाता है अभी भी, है ना। वैसे तो 40 साल पुराना माइक्रो कंट्रोलर 1980 के करीब का है माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें फिर भी इसे आजकल क्यों यूज़ किया जाता अभी भी, है ना। तो वो इसलिए यूज़ किया जाता क्योंकि मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ किया था। किस में यूज़ किया था? स्पेसिफिक एप्लीकेशन में, ठीक है। स्पेसिफिक एप्लीकेशंस का मतलब जैसे कि हमारा रिमोट, है ना। रिमोट में हम जानते हैं कि एसी है हमारा, तो एसी में रिमोट में सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक तो टेम्परेचर सेट करना होता, कितना ये टेम्परेचर चाहिए, है ना, और उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगी एक, है ना। इसके अलावा फैन स्पीड, है ना, उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस होगी। इसमें अगर हम देखें 4 किलोबाइट का मतलब होता 4096 बाइट, है ना। जबकि उसमें बहुत सारे काम होते ही नहीं, तो बहुत ही कम इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें, बहुत कम इंस्ट्रक्शन से ही काम चल जाता है। तो चूंकि ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंप्यूटर में इनका यूज़ नहीं किया जाता माइक्रो कंट्रोलर का, मैंने बताया था आपको पहले भी, है ना। कंप्यूटर में, लैपटॉप में अभी भी माइक्रो प्रोसेसर चलते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन में चलते हैं जहाँ कम डाटा के, कम मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसमें केवल 4 किलोबाइट की ही रोम होती है। कितने किलोबाइट की? 4 किलोबाइट की। तो 128 बाइट की रैम होती है, 4 किलोबाइट की रोम होती है। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल जो है वो आपके कुछ SFR भी होते हैं, एडिशनल SFR। 128 बाइट की रैम के साथ एडिशनल SFR होते हैं। SFR एक्स्ट्रा है इसमें, है ना। वो कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे एक होता आपका टाइमर, एक तो होता टाइमर, है ना। टाइमर में बता दूं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 2 टाइमर होते हैं। कितने टाइमर है इसमें? 2। वो कितने बिट के हैं टाइमर? 2 16 बिट के। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 16 बिट के 2 टाइमर हैं। एक को बोला जाता T0, एक को बोला जाता T1, यानी कि एक टाइमर 0, एक टाइमर 1, है ना। और ये दोनों टाइमर 2 पार्ट में डिवाइड है, 8 बिट के। एक टाइमर 0 का लोअर भाग, एक टाइमर 0 का हायर पार्ट, जिनमें से प्रत्येक दोनों 8 बिट के होते हैं, ठीक है। तो 16 बिट के टाइमर इसमें 2, T0, T1 इस माइक्रो कंट्रोलर में, और जिन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, TL0, TH0 8 बिट के, और T1 फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, TL1 और TH1 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो सबसे पहले तो यही होते हैं हमारे कि TL1, है ना, TH1, TL1, एक तो यही होते हैं, है ना, TL1, TH1। फिर इसके बाद टाइमर यानी कि लोअर, टाइमर 1 का लोअर पार्ट, टाइमर 1 का हायर पार्ट 8 बिट के हैं। इसके अलावा TL0, TH0 ये भी 8 बिट के। तो 2 तो इसमें टाइमर है, ठीक है। कितने क्या है? टाइमर, है ना। फिर इसके अलावा इन टाइमर के मोड सेट करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए भी 2 रजिस्टर्स इसमें होते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता टाइमर मोड रजिस्टर, SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, और एक होता टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, 8 बिट का होता है ये भी, है ना। तो SFR हैं, है ना। इसके अलावा देखिए इसमें सीरियल डाटा को कंट्रोल करने के लिए भी एक होता सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, एक होता सीरियल बफर रजिस्टर। ये सारे रजिस्टर्स हम आगे पढ़ाएंगे, है ना। तो इसलिए इनकी टेंशन नहीं लेनी, है ना। ये हम आगे पढ़ाएंगे टॉपिक स्पेशल, ये टॉपिक अलग अलग पढ़ाएंगे। अभी हम इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं कि 2 पार्ट में खत्म हो जाए, क्योंकि बड़ा टॉपिक रहता है ना। और इसी से रिलेटेड फिर आगे टॉपिक्स चलते हैं हमारे सारे, ठीक है। इसके अलावा देखो
सीरियल पोर्ट भी होते हैं इसमें, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 रजिस्टर हो गए। इसके बाद होता है इसमें एक पावर कंट्रोल रजिस्टर। ये क्या होता है ये भी आगे बताएंगे हम आपको। पावर कंट्रोल रजिस्टर है ना, क्या होता पावर कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा एक होता आईपी इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर और एक होता आईई यानी कि इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। तो इतने एसएफआर इसमें होते हैं, सब एसएफआर 8 बिट के होते हैं, है ना। कौन सा एसएफआर क्या काम करता है ये हम आगे बताएंगे आपको, है ना। तो ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है ना। तो ये भी होते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो इसमें आपको पता चल गया इतना। ALU है 8 बिट का, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है 8 बिट का जो कि ALU का रिजल्ट बताता रहता है। 2 रजिस्टर हैं ALU के A और B, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी ये परफॉर्म कर पाते हैं इनके हेल्प से। इसके अलावा इसमें 128 बाइट के इंटरनल रैम है विद स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, ठीक है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के साथ, ठीक है। इसके अलावा 4 किलोबाइट की रोम है, ठीक है ना। तो आज इसमें लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसको मैं छोटा करेंगे, अगले डायग्राम में सीधे बनाएंगे आगे का, है ना। तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा ब्लॉक डायग्राम है ना। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम इसको पूरा बताएंगे, है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।